नमस्कार मेरे प्रिय पाठकों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एम जी और आज के पॉडकास्ट में लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक दास्तान। साथियों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले मुनीराम जी की, जो पैसे से एक ट्रक ड्राइवर है। मुनीराम जी पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। तो ऐसा क्या हुआ होगा उस रात उनके साथ? चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। साथियों, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक इस चैनल मिस्टर एम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी है तो उसे इनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये आपके साथ घटी घटना को लोगों तक पहुंचा सके और उनको बता सके कि आपके साथ क्या हुआ है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुनीराम है और मैं पैसे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूं। और साथियों, यह घटना 3 साल पहले की है, जब मैं जयपुर से माल भरकर दिल्ली जा रहा था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। मैंने उस ढाबे के पास जाकर ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया और ढाबे के अंदर चला गया। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और कुछ ट्रक ड्राइवर भी खाना खा रहे थे। मैंने खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद मेरा खाना आ गया। खाना खाने के बाद मैंने ढाबे वाले को खाने के पैसे दिए और फिर बाहर जाने लगा। तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, बेटा जरा जल्दी निकल जाना, इस हाईवे पर एक चुड़ैल रहती है और वो किसी का भी रूप ले लेती है। तो मैंने उनसे कहा, फिक्र मत करो चाचा, मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूं और इन 10 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पर किसी को लिफ्ट मत देना। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और ट्रक में जाकर बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पीते पीते मैंने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा तो रात के 11 बज चुके थे और अंधेरा भी काफी घना हो चुका था। बीड़ी खत्म करने के बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा अपने सफर पर। मुझे इस सड़क पर सफर करते करते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन इस बीच मुझे उस सड़क पर ना ही कोई और गाड़ी आती जाती दिखाई दी और ना ही कोई इंसान दिखे। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और तो और जंगल का रास्ता होने की वजह से उस सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण उस सड़क पर बहुत ही गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जो उस हाईवे को और भी खौफनाक और डरावना बना रहा था। इस वजह से अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। ऊपर से उस ढाबे वाले की कही हुई बातें मुझे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। अचानक दूर से ही मुझे सड़क के किनारे पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि एक 22-23 साल की खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसके पास जाकर ट्रक रोका और उसे देखा तो मैं पूरी तरह से उस लड़की को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। वो लड़की बेहद सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। उसे देखने के बाद तो मेरे दिमाग से सारा डर ही कहीं भाग गया था। उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? मैं आगे हाईवे के पास वाले गांव में ही रहती हूँ। उस लड़की के ऐसा कहने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं उसे देखता ही रहा। उस लड़की ने दोबारा कहा, हेलो, आप कहाँ खो गए? मैंने कहा, माफ कीजिएगा, आपने अभी कुछ कहा क्या? उस लड़की ने कहा, जी मैं ये कह रही थी कि क्या आप मुझे मेरे गांव गंगापुर में छोड़ सकते हैं? ये गांव आगे हाईवे के पास ही है। वो मेरी स्कूटर का टायर पंचर हो गया है और मैं पिछले 1 घंटे से यहीं पर फंसी हुई हूँ और किसी के आने का इंतजार कर रही थी और इतने में आप यहाँ आ गए। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैंने कहा, जी बैठिए, मैं आपको उस गांव में छोड़ दूंगा। उस लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसे कहा, इसमें धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। इसके बाद वो लड़की ट्रक में मेरी बाजू वाली साइड पर बैठ गई। इसके बाद मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और उस लड़की को लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे और पहली बार ही एक दूसरे से मिले थे, पर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। बातों बातों में मैंने उस लड़की का नाम पूछ लिया तो उसने बताया कि उसका नाम वंदना है।
कुछ देर के बाद हम दोनों शांत हो गए। फिर वंदना का ध्यान गया कि मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर लगे मिरर में चुपके से उसे देख रहा था। ये देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगी। मेरे लिए ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन तभी मुझे उस ढाबे वाले की कही हुई बातें याद आई। मुझे याद आया कि उसके ढाबे से जाते वक्त ढाबे वाले ने कहा था कि इस हाईवे पर किसी को भी लिफ्ट मत देना, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर मैंने उस लड़की वंदना को लिफ्ट दे दी थी। वैसे तो मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, मगर न जाने क्यों वंदना को इस तरह देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैंने डरते हुए ड्राइविंग सीट के ऊपर लगे हुए मिरर में देखा। मिरर में देखते ही मैं सन्न रह गया। मुझे दिखाई दिया कि वंदना के बाएं हाथ पर कुछ लाल रंग जैसा लगा हुआ था, लेकिन मिरर में से मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बड़ी हिम्मत करके मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वंदना के बाएं हाथ की उंगलियों पर हल्का सा लाल रंग का कुछ खून जैसा लगा हुआ था, और वहीं उसके पर्स से भी लाल रंग का पानी निकलकर सीट के नीचे टपक रहा था। मैंने तुरंत अपना सर आगे की ओर कर लिया और बड़ी बेचैनी के साथ ड्राइविंग करने लगा। जिस वक्त मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा था, उस वक्त भी वंदना आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रही थी, इसलिए उसे मेरी इस हरकत के बारे में पता नहीं चला। मैं डर के मारे कांप रहा था और ड्राइविंग करते हुए रास्ते में लगे एक गांव में पहुंचा। रात के समय वो गांव पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन सामने का नजारा देखते ही मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि मेरे ट्रक के सामने सड़क किनारे एक लड़का वंदना की ही तरह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। उसकी खराब हुई कार वहां बगल में ही खड़ी थी, लेकिन दिलाशादायक बात यह थी कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मेरे ही बचपन का दोस्त खुमान था। मैंने खुमान को भी लिफ्ट दे दी और उसको मेरे पास बिठा लिया। वंदना को खुमान के बैठने से कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही वंदना दोबारा आंख बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगी। खुमान को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। अब हम दोनों धीरे से एक दूसरे से वंदना को लेकर बातचीत करने लगे। मैंने खुमान को ढाबे वाले से लेकर के खुमान के मिलने तक क्या कुछ हुआ ये सब बताया। सब जानने के बाद अब खुमान को भी डर लगने लगा और उसने डरते हुए कहा, यार इस रोड पर तो गंगापुर नाम का कोई गांव ही नहीं है। मैंने मोबाइल में लोकेशन चेक की थी। ये सुनने के बाद तो मैं पूरी तरह सुन्न हो गया, लेकिन वैसी हालत में भी मैं ड्राइविंग करता रहा। मेरे को ये यकीन हो चुका था कि वंदना एक भूत है। तभी खुमान को आइडिया आया। उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकने के बाद भी वंदना आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा ही रही थी। खुमान उसके बगल में जाकर बैठ गया। इस बीच मैंने तुरंत वंदना के दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया और तुरंत जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वंदना अभी भी आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा ही रही थी। अचानक खुमान ने उसे जोर का धक्का दिया और वो ट्रक के बाहर जाके गिरी। जैसे ही वो ट्रक के बाहर गिरी, मैंने तुरंत एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और ट्रक को जोर से भगाया। खुमान अब मेरे पास आकर बैठ गया। अब हम एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले हमने किया था, उसके बाद तो हमें पता भी नहीं था कि हम किस गांव से गुजर रहे हैं। इसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। खुमान ने कहा, यार मुनी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या? तो उसने ने कहा, वो कोई चुड़ैल या भूत नहीं थी। मैंने कहा, लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा, क्योंकि जब मैं उसे धक्का देने के लिए उसके बगल में बैठा, तब मुझे पता चला कि वो ऐसा ही बड़बड़ा नहीं रही थी। वो कोई पूजा पाठ वाली लड़की थी। मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने बस इतना सुना, ओम। मैंने कहा, अच्छा, और उस खून के बारे में क्या कहोगे तुम? तो उसने कहा, यह कोई खून नहीं है, बल्कि औरतों के मेकअप का सामान है। खुशबू से ही पता चलता है। मुझे थोड़ा जुकाम है, इसलिए सीट के नजदीक पहुंचते ही मुझे खुशबू आ रही है। पर क्या तुम्हें नहीं आई ये खुशबू? मैंने कहा, हाँ आई तो थी, पर मैं इतना डरा हुआ था कि मत पूछो। खैर, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई जो उसे चुड़ैल समझकर इस तरह से गाड़ी के बाहर फेंक दिया। खुमान ने कहा, हाँ सही में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा, लेकिन एक मिनट, तुमने तो कहा था कि गंगापुर नाम का कोई गांव है ही नहीं यहाँ, और उस लड़की को तो वहीं पर उतरना था, तो ये कैसे? तो खुमान ने कहा, अरे यार सीधी सी बात है, रास्ता भटक कर आ गई होगी बेचारी यहाँ। मैंने खुमान से कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वंदना के लिए, क्यों ना हम वापस चले उसे लेने? तो उसने कहा, लेकिन वो हमें माफ नहीं करेगी, बहुत गुस्सा करेगी। तो मैंने कहा, छोड़ो ना, मांग लेंगे माफी। और फिर मैंने ट्रक को वापस मोड़ लिया वंदना को लेने के लिए।
हम अभी उस गांव से गुजर ही रहे थे कि एक दुकान पर मुझे गांव का नाम लिखा हुआ दिखा। जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही सरक गई। उस गांव का नाम था गंगापुर। ये देखने के बाद मैंने तुरंत ट्रक को रोका और डरते हुए खुमान की तरफ मुड़कर देखा। उसे देखकर मेरी चिख निकल गई। मैंने देखा कि मेरे बगल में खुमान नहीं बल्कि वो चुड़ैल बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटके हुए थे। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखने के बाद मैं ना बोल पा रहा था और ना ही भाग पा रहा था। मेरी जान हलक में अटक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक उस चुड़ैल ने हंसना बंद कर दिया और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके बड़े बड़े नाखून मेरी गर्दन में घुस गए। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगा। अब वो उसका मुंह मेरी गर्दन के पास ले आई और मेरा खून चाटने लगी। वो मेरी गर्दन चबाने ही वाली थी। तभी मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया और ट्रक के बाहर कूद गया। मैं जितनी तेज भाग सकता था भाग रहा था और चिख रहा था। मेरी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। वो चुड़ैल मेरे पीछे हवा में उड़ती हुए आ रही थी और मैं तेजी से चिल्लाते हुए भाग रहा था। गांव वालों को अपने घर के अंदर से ही सारा शोर सुनाई दे रहा था, पर किसी ने भी बाहर आकर मेरी मदद नहीं की, क्योंकि सभी गांव वाले जानते थे कि आज उस चुड़ैल को एक और शिकार मिल गया है। मैं भागते भागते गांव के आखिरी कोने तक पहुंच गया। अब मुझे लगने लगा कि आज मेरी मौत तय है। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था और मेरी गर्दन से खून बह रहा था। मैं पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था, पर फिर भी मैं जान बचाने की कोशिश में था। वहां मुझे वंदना गांव की तरफ आती दिखी। उसको भी काफी चोट लगी हुई थी। मैं भागते हुए उसके पास गया। वो चुड़ैल चिखते हुए बोली, आज तुम नहीं बच सकते। मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। वंदना ने कांपते हुए कहा, भागो यहां से, वरना ये हमें मार डालेगी। हम दोनों गांव के बाहर बने मंदिर की ओर भागे, लेकिन वंदना को ट्रक से गिरने की वजह से पैर में काफी चोट लग गई थी। वो भाग नहीं पा रही थी, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से भागा। जैसे तैसे करके हम मंदिर के गेट के अंदर पहुंच गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो चुड़ैल काफी देर तक मंदिर के बाहर से चिखती रही। उसकी चिख हमारे कानों के पर्दे फाड़ रही थी, लेकिन अब हम मंदिर के अंदर सुरक्षित थे। अब सुबह के करीब 4 बज चुके थे और चुड़ैल की चिखै बंद हो गई थी। हम सुबह तक उसी मंदिर में रुके और सूरज निकलते ही वंदना उसके घर चली गई और मैंने मेरे दोस्त को फोन करके बुलाया और ट्रक ले जाने को कहा। वो ट्रक लेकर चला गया और मैं अपने घर आ गया। उसके बाद में फिर कभी ट्रक चलाने नहीं गया। तो साथियों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।